वेलकम टू जीएस मित्रा। चलिए तो शुरू करते हैं आज हिस्ट्री का 43 नंबर लेसन, जो आधुनिक भारत का चौथा भाग होगा। इसका कुछ हिस्सा हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं और ये आज का चौथा वीडियो रहेगा आप लोगों के बीच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आज लगभग में हम लोग अच्छा खासा वीडियो, लंबा होगा ये वीडियो, 30 मिनट से ज़्यादा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। सवाल उठेगा कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि हैदर अली की मृत्यु किस मैसूर युद्ध में हुआ था? तो आपको याद रखना होगा कि द्वितीय मैसूर युद्ध 1782 में। द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत भी 1782 में हुआ था। जब वो मर गए, हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध भी खत्म हो चुका था। आगे आते हैं कि हैदर अली के उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हैदर अली के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो टीपू सुल्तान। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। राजधानी में बादशाह की उपाधि धारण किया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो पूछा जाता है कि मैसूर या श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? मैसूर या श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है, 1787 में टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है, इसके अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। जैकोबिन क्लब उस समय का सभी जगहों का मेंबर का एक क्लब था। आइएगा, प्रथम युद्ध, प्रमुख युद्ध और उसके समय का कालीन है और गवर्नर जनरल के बारे में जरा पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय तक रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच रहा था, वारन हेस्टिंग्स के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू हुआ था, 1799 में खत्म हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। अब यहाँ सवाल उठेगा कि वारन हेस्टिंग्स के समय कौन सा मैसूर युद्ध हुआ था? तो द्वितीय मैसूर युद्ध याद रखिएगा, और कॉर्नवालिस के समय तृतीय और वेलेस्ली के समय चतुर्थ। ठीक है, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि पूछेगा कि जब मैसूर युद्ध हुआ था चारों, उसमें इनका साथ कौन कौन नहीं था? किनके साथ? तो मैसूर के साथ कोई नहीं था, जैसे कि मराठा भी नहीं था, हैदराबाद भी नहीं था, और फिर अंग्रेज भी इसके साथ नहीं थे। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। सवाल पूछेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब पूछेगा हैदर अली की मृत्यु कब हुआ? तो द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और 1782 में उनका पिताजी हैदर अली की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गए। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर का चित्र था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि टीपू सुल्तान के राजसी या मतलब उसके झंडा जो था, जो चिन्हासी था, उस पर किसका चित्र बना होता था? तो शेर का चित्र बना होता था। आगे आते हैं 1760 ईस्वी में वांडीवास की युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में वांडीवास की युद्ध हुआ। यहाँ पर ये सवाल आपको हर 4 एग्जाम में पूछेगा, हर 10 में से 4 एग्जाम में सवाल पूछता है कि वांडीवास की युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये देखिए, अभी हम पहला वीडियो अब जब दिखिएगा आधुनिक भारत का, उसमें हम बता चुके थे कि वांडीवास के युद्ध में जिसने अंग्रेज का नेतृत्व किया था
आयरकुट, अंग्रेज के नेतृत्व किए थे आयरकुट, और लेकिन फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था लाली। बता चुके हैं पहला वीडियो में, आप अगर गौर से देखे होंगे तो। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण संधि हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? इसको हम मद्रास, एम यहाँ रखिएगा याद, मद्रास। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें है MN, मैंगलोर, ठीक है। और तृतीय है आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बस अभी डेट मत याद रखिएगा, सुनिएगा गौर से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, मद्रास, मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध MN यानी कि मंगलौर, मंगलौर, मंगलौर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास और द्वितीय मैंगलोर, मैंगलोर, द्वितीय मैंगलोर, द्वितीय मैंगलोर, और तृतीय हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, यही राजधानी थी तृतीय। अब यहाँ सवाल पूछेगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इसमें कोई संधि नहीं हुआ था, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, सॉरी टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ में हुआ था, इसलिए कोई संधि नहीं हुई। अपने आप मरने के बाद अपने आप उनका मरने के बाद उनका अपना आप राज खत्म हो चुका था, तो अब अंग्रेज के अंतर्गत आ गया था, इसलिए उसमें कोई संधि नहीं हुआ, डायरेक्ट हड़प लिया गया था। अब आइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा हुआ, तो कब इस मद्रास की संधि हुई थी? तो 1769, 1769। देखिएगा यहाँ पर डेट, आप देखिएगा, देखिए जितना भी डेट है ना लास्ट वाला 69, 84 और 92, ये ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको यहाँ मिलेगा, ये सेम चीज यहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तुम देखिएगा गौर से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1769 तक, 1769 तक, यानी कि कोई संधि हुआ तो खत्म हुआ, खत्म हुआ। यहाँ दिख रहा है, यहाँ 69 तक दिख रहा है। आगे आते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 84 तक खत्म हुआ था, तो 84 में ही कोई संधि हुआ होगा, तो संधि कौन सा था? मैंगलोर संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब खत्म हुआ? तो 92 में, तो 92 में किसी संधि के द्वारा खत्म हुआ ना होगा, तो वो कौन सा संधि था? तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। अब यहाँ से अंग्रेज और मैसूर का संबंध जितना था लुसेंट में हम आपको बता चुके हैं, और आने वाले वक्त में मैं आपको वादा किया हूँ कि घटना चक्र, रुकिए वेट मिनट, घटना चक्र से ये घटना चक्र का GS पॉइंटर हम आपको बहुत जल्द पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हम खत्म कर ले, तो ये चीज़ हम आपको फिर से इसको पढ़ा देंगे। ये रहा, बस आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। ये जितना भी अब तक पूछा गया है पूर्वावलोकन का, मतलब कुछ लगभग जितना है ना, 1 2 3 4 5 6 बुक का सारांश पूरा इस बुक में है, ठीक है। हम इसको वन लाइनर फॉर्म में आपको पढ़ा देंगे, आप हो सके तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेज, अभी हम लोग पढ़े थे अंग्रेज एवं मैसूर, ये जस्ट हम लोग पढ़ के निकले अंग्रेज एवं मैसूर। अब हम लोग पढ़ना है सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, ठीक है। अभी रुक जाइए, बस ध्यान रखिएगा कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक जी को जाता है। सिख संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक माने जाते हैं। सिख संप्रदाय के कौन माने जाते हैं? गुरु नानक माने जाते हैं। गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहते हैं, गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहा जाते हैं। और ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पूछता है कि गुरु नानक किन मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, बस इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक 1469, गुरु नानक 1469 में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो पूछेगा गुरु पर्व त्यौहार किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? गुरु पर्व त्यौहार किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म कब होता था? 1469 में, 1469 में। बस इसी तरीके से आपको रट जाना है। 1469 में। आगे आते हैं। 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक के आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, यानी कि इनको शिक्षा मिला, शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। कब? तो 1496 में। बस इतना याद रखिएगा कि इनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? 1496 में। देखिए 69 आगे पीछे 96 है, इसमें आगे पीछे 96 है, यानी कि इसमें जन्म हुआ, इसमें इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गुरु नानक के
गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला, यहाँ पर पूछता है कि संगत क्या था, गुरु नानक द्वारा स्थापित किया गया संगत क्या था, तो धर्मशाला था। और पंगत पूछेगा तो पंगत यही लंगर है, पंगत लंगर है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, यानी कि फ्री में खाना देने के लिए स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत एवं पंगत लंगर स्थापित किए, यानी कि देखिएगा गुरु नानक दो चीज के बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। पहला नंबर कि संगत और दूसरा नंबर है पंगत। पंगत हो जाता है लंगर को कहते हैं और संगत कहते हैं धर्मशाला। संगत में संग रहिएगा आप घर में, और पंगत यानी पंगा लेकर खाना खाना है, ठीक है। संगत और पंगत के गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। अब आइएगा, पूछेगा कि संगत और पंगत सिखों के लिए किस तरीके से फायदेमंद रहा। तो संगत और पंगत गुरु नानक के जितने भी संप्रदाय लोग थे उनको मिलने का एक अस्थायी जगह बन चुका था, जहां पर आकर के रोज उन लोग मिलते थे। संगत और पंगत गुरु नानक अनुयायी को क्या कहते हैं, गुरु नानक अनुयायी को सिख कहते हैं। सिखों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। देखिए, गौर कीजिएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, तो 1539 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में। 1469 में गुरु नानक का ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, तो 1496 में। और उनकी मृत्यु कब हुई, 1539 में। कहाँ हुई थी, तो करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में कहाँ हुई थी, करतारपुर में। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था। उसके बाद गुरु अंगद 1539 से 1552 तक रहे थे। सिखों के दूसरे गुरु बने। तो पूछता है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो पूछा जाता है कि लहना किनके नाम से जाना जाते थे, तो गुरु अंगद के नाम से। लहना के और किस नाम से जाना जाता था, तो गुरु अंगद के नाम से। गुरु अंगद का और क्या नाम था, तो लहना। इसी तरीके से सवाल पूछता है कि घुमा घुमा करके। आप इसको एक बार रट लीजिएगा तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया, यानी कि इसको परमानेंटली बना दिया। कौन, तो गुरु अंगद जी ने इसको, गुरु नानक की शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना, यानी कि भोजनालय हमेशा के लिए चलते रहेगा। किसने बनाया था, तो ये बनाया था गुरु अंगद देव ने, दूसरे गुरु। गुरु लिपि का जनक किसे माना जाता है, तो गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु लिपि का जनक किसे माना जाता है, गुरु अंगद देव को माना जाता है। आगे चलते हैं कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, इसका कार्य इतना है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने की कई कार्य किए, यानी कि सब तुम एक इंडिया में क्या था, हिंदू या मुस्लिम। लेकिन जब ये आ चुके थे कौन, 1469 में जब उनका जन्म हुआ तो 1496 में उनको शिक्षा मिला। शिक्षा मिलने के बाद एक और धर्म उजागर हुआ जिसको कहा गया सिख संप्रदाय। तो देखिएगा, तो सिख और हिंदू को अलग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग विधियां होती होगी। इन्होंने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक यानी उनके अलग होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति लवन का प्रचलित किया था गुरु अमरदास ने। तो शादी का पद्धति लवन किसने दिया था, तो अमरदास ने शादी कौन सी पद्धति दिया था, तो लवन। इसी सवाल को आप रिपीट करके देख लीजिएगा फिर से। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर के भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। बस यहाँ से सवाल सुनिएगा, अकबर किस सिख गुरु से मिलने के लिए गया था, एक सवाल हो गया। अकबर किस गुरु से मिलने के लिए उनके पास गया था, तो अकबर अमरदास से मिलने के लिए उनके पास गया था, ठीक है। अकबर ने किस गुरु की पुत्री को बहुत सारी गांव को दान में दिया था, तो अमरदास की पुत्री को बहुत सारे गांव दान में दिया था। कौन, अकबर ने। आगे आता है कि अमरदास की पुत्री का नाम क्या था, तो बीबी भानी। अमरदास की पुत्री का नाम क्या था, बीबी भानी। अब ये लगभग तीसरे गुरु हुए, है ना। यहाँ पे लिखा तीसरे गुरु अमरदास है। अमरदास ने 22 गद्दी का स्थापना किया। तो पूछता है कि 22 गद्दी का स्थापना किसने किया, तो अमरदास ने। और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, किसने, तो अमरदास ने। अमरदास ने 22 गद्दी का स्थापना किया पूरी इंडिया में, और हर गद्दी पर एक महंत यानी कि अपने से छोटा पद को वहां बैठा दिया।
ठीक है। बीवी के पति रामदास, बीवी कौन है, बीवी भानी यहाँ पर बता चुके थे। बीवी भानी के पति रामदास, रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। देखिए पहला नंबर कि अकबर ने बीबी भानी को गांव दिया, गांव दान में दिया। उसके बाद अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए। यहाँ से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमृतसर का जलाशय किसके द्वारा बनाया गया था। अमृतसर का जलाशय किसके द्वारा बनाया गया था। अमृतसर का जलाशय किसके द्वारा बनाया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा। अमृतसर के जलाशय किसके द्वारा बनवाया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा। अमृतसर के जलाशय किस गुरु द्वारा बनाया गया, तो रामदास के द्वारा। और अमृतसर नामक नगर का भी स्थापना किया, कौन किया था, तो रामदास। रामदास दो इंपोर्टेंट काम किए, एक अमृतसर शहर का स्थापना किया और अमृतसर शहर में एक जलाशय खुदवाया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। देखिएगा गुरु रामदास के पुत्र थे कौन, गुरु अर्जुन। अर्जुन को अपना अगला पद सौंपिया, कौन सौंपा, तो गुरु रामदास। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरु पद को पैतृक यानी कि अपने खानदान में ही चलेगा, इसको किसने बनाया था, तो गुरु रामदास। उनके कौन बेटे बने थे, तो अर्जुन, गुरु अर्जुन। ठीक है, आगे आते हैं। जरा सो कैमरा सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, 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 आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव। अर्जुन देव ने किसकी रचना की है, तो आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, 5वें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसमें गुरु नानक की प्रेरणाओं के प्रार्थनाओं का गीत संकलित किया गया। बस इतना याद नहीं रखना है, बस इतना जानिएगा कि आदि ग्रंथ में क्या है, तो गुरु नानक के दिया गया उपदेश है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ करीब नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो पूछेगा कि आदि ग्रंथ में किन किन का श्लोक लिखा गया है, तो पहला है कबीर और दूसरा है नामदेव, तीसरा है रैदास। गुरु अर्जुन ने अमृतसर के जलाशय के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। देखिएगा अमृतसर का स्थापना किसने किया था, रामदास, याद रखिएगा रामदास। और पूछेगा कि अमृतसर जलाशय का स्थापना रामदास ने किया, लेकिन हरमिंदर साहब का स्थापना किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव। बस इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव। राजकुमार खुसरो यानी कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन के मरवा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। पूछेगा कि गुरु अर्जुन का मारा किसने, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन को मारा, तो वो हो जाएगा जहांगीर। अर्जुन में जा है और जहांगीर में भी जा है, दोनों इसी ट्रिक से आपको याद रह सकता है। अर्जुन जहांगीर कब मारा था, 1606 में। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद बने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद बने। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन के रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। बस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल रहा है कि सिखों के छठे गुरु कौन, तो हरगोविंद सिखों के छठे गुरु बने। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन के रूप दिया सैन्य संगठन मतलब कि सेना की तरह काम करने के लिए इन्होंने रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। तो पूछेगा अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, सिखों गुरु किसने अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो सिखों गुरु छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया था। ये 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठा करते थे। देखिएगा आज भी कोई भी सिख अगर आपके पास गुजरता है तो उसके हाथ में एक न एक औजार रहेगा ही, या चाकू रहे या तलवार रहे या फिर कुछ और छोटी मोटी औजार रहे, लेकिन रहेगा जरूर। तो किसका देन है, तो ये है
ये छठे गुरु गुरु हरगोविंद का, ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया था। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पॉइंट है, गौर कीजिएगा। देखिएगा कि कौन सिख गुरु तलवार लेकर गद्दी पर बैठते थे, 2 तलवार लेकर गद्दी पर बैठते थे। तो पहला आंसर हो जाएगा आपको गुरु हरगोविंद। दूसरा सवाल पूछेगा कि दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किस सिख गुरु का था, तो ये था हरगोविंद। पूछेगा कि अमृतसर को किलाबंदी किसने किया, तो गुरु हरगोविंद। ठीक है, आगे आते हैं। सिखों के 7वें गुरु बने हर राय। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। तो दारा सिकोह किस सिख गुरु से मिलने गए थे, तो सिख गुरु से मिलने गए थे तो हर राय से गए थे। अब अकबर किससे मिलने गया था, अभी हम आपको बता चुके हैं कि अकबर किनसे मिलने गया था। अकबर किनसे मिलने गया था याद है, आप अपना माइंड पर जोर दीजिएगा। अकबर किससे मिलने गया था, अकबर किससे भेंट करने के लिए गया था। देखिए अकबर गुरु अमरदास से मिलने गया था। 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 आगे चलते हैं। तो इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। किन्होंने, तो 7वें गुरु हर राय ने। हर राय से मिलने कौन सा मुगल बादशाह गया था, बादशाह या फिर शहजादा कहा जाए या फिर क्या बोला जाता है, शहजादा कहा जाए, वंश कहा जाए, कौन वंश मिलने गया था, तो ये दारा सिकोह मिलने गया था। सिखों के 8वें गुरु या राजकुमार कह दिया जाए तो राजकुमार दारा सिकोह किनसे मिलने गया था, तो हर राय से। हर राय के वहां गुरु थे, 7वें गुरु थे। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। तो किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी, तो हरकृष्ण केवल गुरु थे, तो 8वें गुरु कौन थे, हरकृष्ण। हरकृष्ण का मृत्यु किसके कारण हुआ, तो चेचक से हुआ। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। औरंगजेब को दिल्ली जाकर के किसने गुरुपद के बारे में समझाया था, तो हरकृष्ण। हरकृष्ण कौन थे, तो 8वें गुरु थे। 8वें गुरु थे। उनकी मृत्यु किसके कारण हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी चेचक के कारण। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। यहाँ से बहुत सारा सवाल इनके से संबंधित पूछा जाता है। इस्लाम स्वीकार नहीं करने का औरंगजेब ने इन्हें 11 नवंबर 1675 में वर्तमान के शीशगंज गुरुद्वारा के निकट उनको मरवा दिया था। कौन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था, तो तेग बहादुर। औरंगजेब तेग बहादुर 9वां गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब किसको मारा, तेग बहादुर को। औरंगजेब ने तेग बहादुर को क्यों मारा, तो क्योंकि वो मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे थे। इन्होंने 11 नवंबर 1675 में मारा। कहाँ मारा, तो गुरुद्वारा के पास शीशगंज में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। देखिएगा यहाँ तक तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। अब आइएगा 10वें। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना में हुआ। बिहार दरोगा में कितना बार पूछा है ये सवाल, आप सोच नहीं सकते हैं। इनका जन्म 1665 में पटना में हुआ था, वैशाखी के दिन। 29 मार्च 1676 में गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। बादशाह नहीं, बादशाह है। गुरु गोविंद सिंह ने सच्चा बादशाह कहलाया खुद से। इन्होंने सिखों के लिए 5 करार 5K, इन्होंने सिखों के लिए 5K दिया। 5K यानी कि जितना भी दिया ना, सब में के लगा होगा। देखिए पहला है क्या क्या, कंघा, पहला है क्या, कंघा कैसे है, कृपान कैसे है, कच्छा, कड़ा और केस। ये सब 5 करार दिया, अनिवार्य करार दिया। जितना भी सिख होंगे ये 5 चीज लेकर के ही चलेंगे, कि जितना भी सिख होंगे ये 5 चीज लेकर के ही चलेंगे। क्या क्या, केस, कंघा, कृपान, कक्षा और कड़ा। अनुमति है सभी लोगों अपने नाम के अंत में सिंह लगावें। अब पूछेगा कि किस गुरु का देन है कि सभी सिख लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, तो वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की देन है। अगला सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पवोता था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था, तो आनंदपुर साहिब, एवं उनका कार्यस्थल कहाँ था, तो पवोता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में रजनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में रजनामा लिखा था। तो रजनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने
दीवार में चुनवा दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह को। इसको मारा किसने? तो वजीर खान ने, वजीर खान ने, मुगल का वजीर खान ने इनको मार दिया था। वोट का है भाई। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। तो पूछेगा खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। इनका जन्म क्या हुआ था? 1666 में, और 99 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली क्या? खालसा पंथ का, पाहुल प्रणाली का, खालसा पंथ का, पाहुल प्रणाली का, इस दोनों का जनक किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। कौन कौन सा? खालसा पंथ, दूसरा पाहुल प्रणाली। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल उठता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया था। अभी हम आपको बता चुके हैं कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो आदि ग्रंथ की रचना किए थे आपको गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव कुछ लिखे होंगे, कुछ उसमें त्रुटि होगी, तो उसको सही से स्थगित कर दिया गया, मतलब सही से किया। कौन किया था? आदि ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया, जो मतलब पहले कुछ त्रुटि होगी नहीं, उसको इन्होंने सही किया। और अब कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी कि गुरु संप्रदाय का आज से खत्म हो जाएगा। अब कोई भी गुरु नहीं बनेगा, कोई भी सिख का 10वां से 11वां गुरु नहीं बनेगा। तो अंतिम गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। और इन्होंने कौन कौन से पत्ती दिया? तो पाहुल प्रणाली और उसके बाद खालसा पंथ दिया था। इनका पुत्र कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में रजनामा लिखा था। ये सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बिहार में पढ़ रहे हैं, बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पैठान ने किया था। तो गुल खान नामक ने किस सिख गुरु को मारा था? तो गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह केवा गुरु थे? तो 10वें। इनका मृत्यु कब हुई? तो 1708 में। कब? 1708। यहाँ पे याद रखिएगा 1708 युद्ध दिया ना है, औरंगजेब के 1 साल बाद, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उनके 1 साल बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? नांदेड़ में। ठीक है, इसको किसने मारा था? गुल खान ने मारा था। किनको? तो गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा? गुल खान ने। अब आइएगा बंदा बहादुर, यहां से चलेगा। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। देखिएगा यहां से 3 सवाल आपको सिर्फ याद रखना है कि बंदा बहादुर के जन्म कब हुआ था? तो 1670 में। 1670 में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास। इनका पिता का नाम क्या था? रामदेव भारद्वाज। बस, और कुछ नहीं। आगे आते हैं बंदा। अब आ गया बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में एक सिख राज का स्थापना कराना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाई। बंदा बहादुर मतलब लोकल इंसान नहीं था, एक राजा ही था। राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से, गुरु नानक प्रथम गुरु हो गए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों के नाम से सिक्के चलवाए थे। कौन? तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का रियल नाम क्या है? तो लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का रियल नाम क्या है? लक्ष्मण दास। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। देखिएगा वजीर खां को हत्या कौन किया था? वजीर खां का हत्या कौन किया था? तो बंदा ने। वजीर खां किनको मारे थे? याद है कुछ? गुरु गोविंद सिंह ने तो गुल खां मारा था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे मिलेगा आपको। मुगल बादशाह फखरुल सियार के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। बस ज्यादा याद नहीं रखना है। तो पूछेगा कि बंदा बहादुर के मारने का हुक्म किसने दिया था? फखरुल सियार ने। कब? 1716 में बंदा बहादुर सिंह को मार दिया गया था नांगल में। ठीक है। शहादरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों की शहादरा कतलगढ़ी के नाम से मशहूर है, जहां बंदा ने मुगल सैनिकों की मौत की घाट उतार दी। बहुत सारे मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतार दी। कौन? बंदा बहादुर। आगे देखते हैं। बंदा की मृत्यु
बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह के पहल पर सभी सिख टुकड़ियां के दल खालसा के विलय हो गया। सब मान लीजिए एक बंदा के मरने के बाद जितने भी सिख संप्रदाय थे ना, सब छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। तो कर्पूर सिंह ने एक पहल शुरू किया कि सभी जितने भी टुकड़ियां सिख धर्म में है सबको एक जगह मिलाया जाए। उसी को कहा गया दल खालसा। दल खालसा में सबका मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद अब आइएगा, दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। तो दल खालसा का नेतृत्व किसने किया था? तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया था। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि जब बंदा बहादुर मरा तो उस समय सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। किसी का कोई नामो निशान नहीं, कोई कुछ किधर और जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं था। बंदा बहादुर के मरने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। अब यहाँ ये जस्सा सिंह अहलुवालिया ने एक खालसा पंथ का स्थापना किया और कहा कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़ियां हैं सबको एक जगह लाकर मिलाया जाए। अब ये टुकड़ियां बहुत बड़ा हो गई। ये टुकड़ियां जिसको हम दल खालसा कहते हैं ये बहुत बड़ा हो गया। इसको तोड़ करके 12 छोटे छोटे दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। अब पूछेगा कि मिसल किससे टूटकर बना है? तो जस्सा सिंह अहलुवालिया के दल खालसा से टूट करके मिसल का निर्माण हुआ था। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। यहाँ लिखा है कि छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गया, किसी को कोई भेदभाव, सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ से जो मिसल बना ना, तो सब सिख एक ही हैं लेकिन सब अलग अलग अपना अपना कार्य करने में व्यस्त थे। रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाल में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। 12 जो मिसल है ना उसमें से एक मिसल था सुकरचकिया, जिसमें राजा रंजीत सिंह, इनके बारे में आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए अच्छा खासा मिलेगा। सुकरचकिया मिसल में के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ। किनका जन्म? रंजीत सिंह का। इनके दादा चरत सिंह थे। 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर के शासक बने। देखिएगा, 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर के शासक बना और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये सवाल, बहुत ज्यादा। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ी सवाल पूछा है। कि पूछेगा कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। किसके बीच? तो मेडकॉफ वर्सेस रंजीत सिंह। याद रखिएगा, मेडकॉफ वर्सेस रंजीत सिंह। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, मेडकॉफ वर्सेस रंजीत सिंह। मेडकॉफ वर्सेस रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के जब आप दिलजीत सिंह, अमरजीत सिंह, परजीत सिंह सब आएगा, लेकिन आपको याद रखना है 8 से रंजीत होता है। रंजीत सिंह की राज 4 सूबे में बटा था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। पूछेगा कि रंजीत सिंह के राज कितने भागों में बटा था? तो 4। इनमें से ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा रंजीत सिंह का राज नहीं था? ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। तो आपको इसमें से छांटना होगा। तो पेशावर पहले याद रखिएगा, कश्मीर, पेशावर, दोनों। कश्मीर पाकिस्तान में, पेशावर भी लगभग है तो इंडिया में भी, लेकिन पेशावर कश्मीर इसमें भी है। मुल्तान, लाहौर पाकिस्तान में भी है पेशावर। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? तो फकीर अजीजुद्दीन थे एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे एवं इनके विदेश मंत्री दीनानाथ थे। किनका? रंजीत सिंह का विदेश मंत्री अजीजुद्दीन थे एवं इनका वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह ने मेडकॉफ के साथ कब किया था संधि? अमृतसर की संधि। तो 1809 में उनकी मृत्यु कब हुई? 1839, यानी 30 साल बाद। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1849 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछता है हमेशा ये सवाल कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 45-46, यानी कि 1845-46 से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, मैसूर युद्ध में निकल रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1845-46 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1849 में हुआ था। ठीक है, अब आगे आते हैं अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में देखते हैं आपको।
लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में हुई थी। अब बस करते हैं, अब वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इससे आगे वीडियो 5 में आपको आगे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, प्लीज़। थैंक यू।